गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि हम अपने लेसन पर थे द मीनिंग ऑफ ए ग्लोबल वर्ल्ड, जिसमें हम जान रहे थे कि ग्लोबल वर्ल्ड का निर्माण कैसे हुआ उस समय के दौरान 19वीं शताब्दी के आसपास या शुरुआत के उस पर किस तरीके से हम ग्लोबल वर्ल्ड का निर्माण देखते हैं। इसमें हमने अपना पहला टॉपिक कंप्लीट कर लिया था और उसके बाद आ गए थे हम 19वीं सेंचुरी पर। द 19वीं सेंचुरी, द 19th सेंचुरी। (1815) से लेके हम इसे यहाँ पर लेते हैं 1914 तक। यानी प्रॉब्लम, तो इसमें होने वाले रैपिड चेंजों पर हम वर्क करते हैं कि कौन कौन से रैपिड चेंज इस समय के दौरान हुए, कौन से तेजी से बदलाव इस समय के दौरान हुए। द वर्ल्ड चेंज प्रोफाउंडली इन द 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी के आसपास दुनिया तेजी से बदल रही थी। इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल एंड टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स interact in the complex way to transform society and reshape external region। इसके अलावा हम देखते हैं कि जिस तरीके से आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से और साथ ही साथ सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से और तकनीकी के आधार पर कितने फैक्टर पूरे समाज में बदल रहे थे पूरे समाज को, और साथ ही साथ किस तरीके से फॉरेन से रिलेशन हमारे सुधरते जा रहे थे, उन पर हम नए प्रावेशों के साथ जुड़ते जा रहे थे। उन चीज़ों पर हम वर्क करेंगे। साथ ही साथ इकोनॉमिक्स आइडेंटिटी 3 टाइप ऑफ द मूवमेंट ऑफ द फ्लो विद इन द इंटरनेशनल इकोनॉमिक चेंज। द फर्स्ट इज द फ्लो ऑफ द ट्रेड विद द 19th सेंचुरी रेफर largely to ट्रेड इन गुड्स, एग्जाम्पल क्लॉथ एंड वीट्स। मुख्य रूप से इकोनॉमिक जो थे उस समय के, उनका मानना था कि इंटरनेशनल रूप से जो इकोनॉमिक आदान प्रदान है वह 3 गतिविधियों के द्वारा या 3 फैक्टरों के द्वारा, 3 मूवमेंटों के द्वारा हुआ है। इसे फ्लो के रूप में उल्लेखित भी किया गया है, जिसमें पहले फ्लो को व्यापार का नाम दिया है, जिसमें बताया है कि 19th सेंचुरी के दौरान मुख्य रूप से व्यापार होता था कपड़े का और गेहूं का। और सेकंड फ्लो का नाम दिया है लेबर को, कि श्रम के द्वारा या फिर मजदूरी के द्वारा, माइग्रेशन ऑफ पीपल के द्वारा या फिर सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट के रूप में इस तरह की इकोनॉमिक बदलाव हुए। इसके अलावा तीसरे प्रवाह के रूप में या तीसरे फ्लो के रूप में, तीसरे मूवमेंट के रूप में हम कैपिटल को देखते हैं, पूंजी को देखते हैं, पैसे को देखते हैं, या फिर कैपिटलिज्म को देखते हैं सीधे तौर पर, जहां पर हम शॉर्ट टर्म में या लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट को देखते हैं कि किस तरीके से अलग अलग तरीके से दूर दराज के इलाकों में किस तरीके से लोगों ने इन्वेस्टमेंट की और इससे फायदा कमाया। इसके अलावा ऑल 3 फ्लो वर क्लोजली इंटरवोवन एंड इफेक्टेड पीपल लाइफ मोर डीपली नाउ देन एवर बिफोर। इसके अलावा ये तीनों तरह के प्रवाह एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और लोगों के जीवन को काफी हद तक प्रभावित करते हैं। The interconnection could sometime be broken. For example, labor migration was often the 19th century world economy better if we look at the 3 flow together। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि किस तरीके से वस्तुओं और गुड्स और कैपिटल के साथ साथ इनकी आदान प्रदान अलग अलग इलाकों में हुआ है। इसके अलावा इससे विभिन्न प्रकार की कंडीशंस जुड़ी हुई थी। इसके अलावा विभिन्न प्रकार की बंदिशें लगाई गई थी, जिसके तौर पर हम देखते हैं कि ये तीनों प्रवाह का अध्ययन हम एक साथ कैसे कर सकते हैं। 19वीं शताब्दी के आसपास या 19th सेंचुरी के आसपास हम देखते हैं वर्ल्ड की इकोनॉमी सिस्टम को, कि जो बहुत अच्छी तरीके से अब हमें समझ में आने लगा है इन तीनों सिस्टम के जरिए। कौन कौन से तीनों सिस्टम है, एक बार फिर से फॉलो आउट कर लेते हैं। पहले में है ट्रेड, क्लॉथ और वीट का, उसके बाद लिबरल
जो स्लेवरी के रूप में वर्क कर रही है या फिर एक तरीके से अलग अलग तरीके से वर्क कर रही है। फ्लो ऑफ लेबर, माइग्रेशन ऑफ पीपल और एम्प्लॉयमेंट। तो माइग्रेशन और एम्प्लॉयमेंट पर बात कर रही है। एनी प्रॉब्लम? इसके बाद हम तीसरे तौर पर देखते हैं तीसरी फिगर को, जो हमारे कैपिटल के रूप में है या पूंजी के रूप में है, कैपिटल के रूप में बात कर रही है। एनी प्रॉब्लम? इसे हम सीधे कैपिटलिज्म से जोड़ सकते हैं। एनी प्रॉब्लम? इसके बाद आते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। ए वर्ल्ड इकोनॉमिक टेक शेप। किस तरीके से विश्व ने अर्थव्यवस्था का उदय हुआ या फिर किस तरीके से अपनी शेप प्राप्त की। ए वर्ल्ड इकोनॉमी टेक शेप। आइए जानते हैं उस समय के दौरान विश्व इकोनॉमी ने किस तरीके से अपनी शेप प्राप्त की। ए गुड प्लेस टू स्टार्ट इन द चेंजिंग पैटर्न ऑफ फूड प्रोडक्शन एंड कंजप्शन इन इंडस्ट्रियल यूरोप। उस समय के दौरान हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से इंडस्ट्रियल रूप से यूरोप में प्रोडक्शन बढ़ने लगा था, जिसके कारण कंजप्शन भी बढ़ने लगा था और लोगों के विचार भी उस अनुसार ही इंडस्ट्रियल यूरोप के कारण बदलने लगे थे। ट्रेडिशनली कंट्रीज लाइक टू बी सेल्फ सफिशिएंट इन फूड। सामान्य रूप से अगर देखा जाए तो सभी देशों में भोजन के मामले में आत्मनिर्भर होने के प्रयास चल रहे थे। सब सेल्फ सफिशिएंट होने की, सेल्फ इंडिपेंडेंट होने की कोशिश कर रहे थे। बट इन 19th सेंचुरी ब्रिटेन सेल्फ sufficiency in food means lower living standard and social conflicts. Why was it so? इसके अलावा अगर ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन आत्मनिर्भरता के रास्ते पर चलता तो वह लोगों का जीवन स्तर गिर जाता और सामाजिक तनाव फैल जाता। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि इस स्तर पर कौन कौन सी आकांक्षाएं हो सकती हैं इन चीज़ों के पीछे, या फिर क्या वजह हो सकती हैं जो ऐसा हुआ होगा वहाँ पर। पॉपुलेशन ग्रोथ फ्रॉम द लेट 18th century हैज इंक्रीज द डिमांड फॉर फूड ग्रेन इन ब्रिटेन। 18वीं शताब्दी के आसपास हम देखते हैं आखिरी दशकों में या फिर लास्ट 10th डिकेड्स में कि किस तरीके से ब्रिटेन में भोजन की मांग बढ़ती जा रही थी। As urban center expanded, the industrial growth, the demand of the agriculture product went up. जैसे जैसे अर्बन सेंटर्स बढ़ती जा रहे थे, एक्सपेंड होते जा रहे थे, वैसे वैसे डिमांड भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की बढ़ती जा रही थी, फूड ग्रेन के प्राइस भी बढ़ते जा रहे थे। अंडर प्रोसेस फ्रॉम लैंड ग्रोथ, द गवर्नमेंट आल्सो रिस्ट्रिक्ट द इम्पोर्ट ऑफ कॉर्न। और यही कारण थी कि उस समय के दौरान सरकार को दबाव में आते हुए मक्का को आयात करना पड़ रहा था। आयात पर से जितनी भी पाबंदियां थी उसने हटा दी थी। इंपोर्ट करने के लिए कौन सी पाबंदी लगाई होगी उसने, जैसा कि हमने अपने ट्रेड बैरियर्स के रूप में अपने इकोनॉमिक्स के चैप्टर में पढ़ा है कि उसने ट्रेड बैरियर्स लगा रखे होंगे अपने यहाँ, तो उसने वे ट्रेड बैरियर्स हटा दिए होंगे। Under pressure from landed growth, the government also restrict the import of corn. The law allowing the government to do this were commonly known as corn law. उस समय के दौरान मुख्य रूप से वहाँ के जमीन के जो अधिपति हुआ करते थे उनकी वजह से कानूनों के सहारे से सरकार द्वारा ये पाबंदियां, ये लो लगाए गए थे, जिसके द्वारा कॉर्न को बाहर से नहीं खरीदा जाता था। लेकिन इन्हीं कानूनों को कॉर्न लॉ कहा जाता था। लेकिन बदलती हुई सिचुएशन के कारण, अनएपी हाई फूड प्राइस के कारण इंडस्ट्रियलिस्ट को अर्बन ट्रेवलर्स को फोर्स करना पड़ा और कॉर्न लॉ को अबॉलिश करना पड़ा, खत्म करना पड़ा, क्योंकि कॉर्न
आसानी से सस्ते दामों पर बाहर से आ सकता था। आफ्टर द कॉर्न लॉ वर स्क्रैप्ड, food could be imported into the Britain more cheaply than it could be produced within the country. उस समय के दौरान कॉर्न लॉ खत्म होने के बाद आसानी से बाहर के देशों से सस्ते दामों पर अनाज वहां पर पहुंच पाता था, जो इतने सस्ता था कि उनकी खुद की कंट्री इतने सस्ते दामों पर उसे नहीं उगा पाती थी। ब्रिटिश एग्रीकल्चर वाज अनेबल टू कंपेयर विद इंपोर्ट, और इस तरीके से ब्रिटिश एग्रीकल्चर अनेबल थी उससे कंपेट करने के लिए, क्योंकि वह उससे किसी भी प्रकार की प्रतिस्पर्धा नहीं रख सकती थी, क्योंकि वह बहुत सस्ते दामों पर था। वेस्ट एरिया ऑफ द लैंड वर नाउ लेफ्ट अनकल्टिवेटेड एंड थाउजेंड ऑफ द मैन एंड वुमेन वर थ्रो आउट ऑफ वर्क। यह वह समय था कि हजारों लोग उस समय के दौरान जो एग्रीकल्चर से जुड़े हुए थे वे बेरोजगार हो गए, क्योंकि सस्ते दामों पर ग्रेन उपलब्ध था। तो जो एग्रीकल्चर लेबर थी उसे हटा दिया गया कि हमें एग्रीकल्चर लेबर की जरूरत ही नहीं है। दे फ्लॉक टू सिटीज एंड माइग्रेट ओवरसीज, और यही वे लोग थे जिन्होंने समुद्र के माध्यम से और माइग्रेशन करना शुरू किया, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना शुरू किया और व्यापार करना शुरू किया। इसके अलावा अलग अलग फसलें उगाने शुरू कर दी थी पर्टिकुलर अलग अलग एरियो में। एज फूड प्राइस फॉल, कंजप्शन इन ब्रिटेन रोज, जिस तरीके से फूड प्राइस गिरा उसी तरीके से ब्रिटेन में कंजप्शन भी बढ़ने लगा। फ्रॉम द मिड 19th century, faster industrial growth in the Britain also lead to higher income and therefore more food import। और यही कारण है कि उस समय के दौरान 19वीं शताब्दी के आसपास हम बहुत बड़ी इंडस्ट्रियल ग्रोथ देखते हैं ब्रिटेन में, और साथ ही साथ बहुत अधिक मात्रा में फूड ग्रेन को इंपोर्ट करते हुए देखते हैं ब्रिटेन द्वारा। अराउंड द वर्ल्ड इन द ईस्टर्न यूरोप, रशिया, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, लैंड वर क्लियर्ड एंड फूड प्रोडक्शन एक्सपेंडेड टू मीट द ब्रिटेन डिमांड। साथ ही साथ उस समय के दौरान पूरे विश्व के लोग खेती पर निर्भर रहने लगे थे, क्योंकि वे ब्रिटेन से आने वाली डिमांड को पूरा करना चाहते थे। ऐसी स्थिति में ईस्टर्न यूरोप, रशिया, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ये सभी लोग खेती करने लगे थे अपने पर्टिकुलर एरियो में, ताकि ब्रिटिश की यह डिमांड वे पूरी कर सकें। इट वॉज नॉट इनफ माइलेज टू क्लियर लैंड फॉर एग्रीकल्चर, यह सिर्फ काफ़ी नहीं था भोजन को पर्याप्त मात्रा में पहुंचाने के लिए। यहाँ पर देखिए किस तरीके से माइग्रेटिंग शिप को दिखाया गया है। ये दिखा रहा है कि किस तरीके से लोग पर्टिकुलर एरिया को छोड़कर जा रहे हैं। अमेरिका से रवाना होने वाले इस जहाज में दिखाया गया है, यह चित्र बनाया गया है M.W. रिडेले द्वारा 1869 में, जहाँ पर दिखाया गया है कि ब्रिटेन में किस तरीके से मांग बढ़ती जा रही है उपभोग की, और 19वीं शताब्दी के आसपास या 19th सेंचुरी के आसपास या मध्य में ब्रिटेन किस तरीके से इंडस्ट्रियल ग्रोथ करता जा रहा है, और ये इंडस्ट्रियल ग्रोथ किस तरीके से लोगों की इनकम में इंक्रीमेंट लेकर आ रही है। साथ ही साथ इन लोगों की ज़रूरतों को किस तरीके से पूरा कर रही है, इनकी सेल्फ नीड्स को किस तरीके से पूरा कर रही है। इसके अलावा जो फूड प्रोडक्ट हैं वे किस तरीके से ज़्यादा मात्रा में इंपोर्ट किए जा रहे हैं, और उससे पूर्वी यूरोप, रूस, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दुनिया भर के हिस्सों में ब्रिटेन का पेट भरने के लिए ज़मीनों को साफ करके खेती की जा रही है, खेती की डिमांड बढ़ती जा रही है। ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। It was not enough mileage or clear land for the agriculture. Railway were needed to link the agriculture region to ports. New harbors had to be built and old one expanded to ship to new coast. खेती के लिए सिर्फ जमीनों को साफ करना ही पर्याप्त नहीं था, बल्कि खेती के उन इलाकों से जुड़ते हुए ऐसे रेलवे मार्ग भी होने चाहिए थे जिनसे एग्रीकल्चर रीजन से आसानी से सामान पोर्टों तक पहुंचाया जा सके, और फिर उन हार्बर्स से या फिर उन पोर्टों से या फिर उन समुद्र तटों से वह आसानी से दूसरे क्षेत्रों में पहुंचाया जा सके। ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। पीपल हैड टू सेटल ऑन द लैंड टू ब्रिंग देम अंडर कल्टिवेशन। लोग उन्हीं क्षेत्रों में आकर बस गए जहाँ पर वे खेती कर रहे थे। दिस मीन्स बिल्डिंग होम्स एंड सेटलमेंट्स। ऑल दीज एक्टिविटीज इन टर्न ऑफ द रिक्वायर्ड कैपिटल एंड लेबर। और यह सब चीज़ दिखाती है कि बिल्डिंग किस तरीके से हुई उस समय के दौरान,
होम्स की और सेटलमेंट की, और साथ ही साथ हम देखते हैं कि किस तरह की एक्टिविटी देखने को मिलती है कैपिटल के अंतर्गत और लेबर के अंतर्गत। कैपिटल फ्लो फ्रॉम द फाइनेंशियली सेंटर सच एज लंदन, द डिमांड फॉर द लेबर इन प्लेस वेयर द लेबर वाज इन शॉर्ट सप्लाई एज द अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया लेड टू मोर माइग्रेशन। और यही कारण था कि उस समय के दौरान लंदन से विभिन्न प्रकार के इकोनॉमिक सेंटरों को केंद्रों से हम कैपिटल को लेकर आते थे, और साथ ही साथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे दूसरे स्थानों पर मजदूरों की कमी थी जहां वे लोगों को ले जाकर बसाया जाता था ताकि वे अच्छी तरीके से ज़्यादा प्रोडक्शन करके दूसरे क्षेत्रों की मांगों को पूरा कर सकें और उस तरीके से कार्य चलता रहे। इसके अलावा नियरली 50 मिलियन इमिग्रेट फ्रॉम द यूरोप टू अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया इन 19th सेंचुरी। लगभग 5 करोड़ लोग अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया जाकर बच गए थे इस समय के दौरान। और साथ ही साथ हम देखते हैं कि पूरी दुनिया में लगभग 15 करोड़ लोग बेहतर भविष्य की चाह करने लगे थे और चाह रहे थे कि वे अपने घर बार को छोड़कर दूर दूर देशों में जाकर बसें और एक अच्छा जीवन, एक अच्छा काम, एक अच्छे व्यक्तित्व की, एक अच्छे फ्यूचर की तलाश करें। जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है इस फिगर में, यह दिखा रही है कि जहाज पर चढ़ने के का लोग इंतजार कर रहे हैं, और साथ ही साथ ये प्रवासी लोगों का चित्र है। ये मैकेले फिट रोल्ड्स द्वारा 1874 में बनाया गया था। साथ ही साथ हम देखते हैं 1990 के दौरान किस तरीके से ग्लोबल एग्रीकल्चर इकोनॉमी एक अच्छा शेप प्राप्त करती है, किस तरीके से कंप्लीट करती है वे कॉम्प्लेक्स चेंजेज को। लेबर मूवमेंटों के अंतर्गत किस तरीके से कैपिटल फ्लो होता है, किस तरीके से इकोलॉजिकल रूप से और टेक्नोलॉजिकल रूप से बदलाव आते हैं। फूड नो लॉन्गर कम फ्रॉम द नियर बाई विलेज और टाउन। उस समय के दौरान भोजन जो था वह आसपास के गांव और टाउनों से नहीं आता था, बट फ्रॉम थाउजेंड ऑफ मील, वह हजारों लाखों किलोमीटर की दूरी से आता था। कहाँ की बात हो रही है? ब्रिटेन की बात हो रही है कि ब्रिटेन में आसपास के गांवों से भोजन नहीं आता था, वो हजारों किलोमीटर की दूरी तय करते हुए दूर से आता था। इट वॉज नॉट ग्रोन बाय एफिशिएंट टिलिंग हिज ऑन लैंड। और यही वजह थी कि वहाँ के किसान अपनी खुद की भूमि पर कुछ नहीं उगा रहे थे, बट बाय एन एग्रीकल्चर वर्कर परहैप्स रिटर्नली अराइव्ड हु वाज नॉट वर्किंग ऑन ए लार्ज फार्म दैट ओनली ए जनरेशन अगो हैड मोस्ट लाइकली बीन ए फॉरेस्ट। और ऐसी स्थिति में वह क्षेत्र जो खेती के काम से करते आ रहे थे संभवतः अब वे ठेठ जंगलों से होते हुए बदल रहे थे, या फिर एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि पर्टिकुलर वे खेत जिनमें खेती की जाती थी अब वे जंगल बनने लगे थे। It was transported by railway built for the very purpose and by shipping which were increasingly managed in these decades by low-paid workers from South Europe, एशिया, अफ्रीका और साइबेरिया। और यही कारण है कि उस समय के दौरान रेलवे का इस्तेमाल किया जाने लगा है इस नेटवर्क के लिए कि पानी के जहाज़ों से दूसरे स्थानों पर इन देशों में इन चीज़ों को पहुंचाया जा सके। इन जहाज़ों के माध्यम से दक्षिण यूरोप में और साथ ही साथ अफ्रीका के आसपास और साइबेरिया द्वीप समूह के आसपास मजदूरों को कम वेतन में काम करवाया जाता था। इसी तरह से हम देखते हैं कि इस तरह का वर्क देखने को मिलता है, किस तरह की प्रोडक्शन देखने को मिलती है। साथ ही हम यहाँ पर 2 एक्टिविटियों को देख रहे हैं। इन दोनों एक्टिविटियों के बारे में हम जानेंगे और साथ ही साथ समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली एक्टिविटी है हमारी ऊपर की ओर। इस एक्टिविटी को ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। पहली एक्टिविटी दिखाई जा रही है आपको फ्लो चार्ट के रूप में, जिसमें के माध्यम से दिखाने की कोशिश की गई है ऊपर वाले में कि किस तरीके से ब्रिटेन में विभिन्न प्रकार से वर्क होने लगा था। खाद्य पदार्थों का आयात का निर्णय लिया गया था। इसके कारण अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की ओर पलायन करने वालों की संख्या बढ़ने लगी थी। क्यों बढ़ने लगी थी इस चीज़ को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। और दूसरी एक्टिविटी यह है कि कल्पना कीजिए कि आप आयरलैंड से अमेरिका में आए हैं, एक खेत मजदूर हैं, खेत की मजदूरी के रूप में करने के लिए। और साथ ही साथ आपको एक पैराग्राफ लिखना है अपने यहाँ आने के फैसले पर कि क्यों किया है आपने।
आप अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए ऐसा क्यों करने पर विवश हुए कि क्यों आपको पर्टिकुलर अपना एरिया छोड़ना पड़ा। इमेजिन कर सकते हैं आप एग्रीकल्चर लेबर के रूप में और अमेरिका से आए हैं आप आयरलैंड से। साथ ही साथ ये पैराग्राफ आपको लिखना है इस बेस पर कि आपने वह अपना स्थान क्यों छोड़ा है। इसके बाद आते हैं हम अपने पॉइंट पर, किस तरीके से ड्रामेटिकल चेंज हुए। सम ऑफ द ड्रामेटिकल चेंज थ्रू ए स्मॉलर स्केल ऑकर्स क्लोजर होम इन द वेस्ट पंजाब। उस समय के दौरान हम उन पैमानों को देखते हैं जो किसी तरीके से नाटकीय बदलाव को लेकर आते हैं, जहाँ पर पंजाब में भी इन चीज़ों को देखा जा सकता है। Here the British Indian government built a network of irrigation canals to transform semi-desert waste into fertile agricultural land that could grow वेस्ट एंड कॉटन फॉर द एक्सपोर्ट। साथ ही साथ हम ये देखते हैं उस समय के दौरान कि किस तरीके से उस समय के दौरान ब्रिटिश भारतीय गवर्नमेंट ने यहाँ पर उन क्षेत्रों में जो रेगिस्तानी लगते थे या फिर अदर रेगिस्तानी सेमी एरिड रीजन रखते थे, सेमी डेजर्ट रीजन रखते थे, उन पर एग्रीकल्चर को बढ़ाने की कोशिश की है। और एग्रीकल्चर को बढ़ाते हुए उन्होंने किस तरीके से वर्क किया है, ये सब देखने को मिलता है उस समय के दौरान। साथ ही हम देखते हैं कि किस तरीके से उन्होंने कैनाल का निर्माण किया है। कैनाल कॉलोनी के द्वारा एग्रीकल्चर को इरिगेट करने के लिए या फिर एग्रीकल्चर को सिंचाई के साधन प्रोवाइड कराने के लिए कैनाल्स का निर्माण किया है। और वहाँ के पेशेंट्सों को पंजाब के आउटसाइड रहने के लिए एक बस्ती का निर्माण किया है जिसे कैनाल कॉलोनी का नाम दिया गया है। ऑफ कोर्स फूड इज द majorly an example. A similar story can be told for the cotton, the cultivation of the which expand worldwide to feed British textile mill. बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरीके से भोजन की जरूरतें ब्रिटिश की कंप्लीट करने के लिए सभी क्षेत्रों में खेती की जाने लगी, उसी तरीके से हम टेक्सटाइल की जरूरतों को देखते हुए ब्रिटिश की या ब्रिटेन की देखते हैं कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के दौरान ब्रिटेन में जब कॉटन की मांग आने लगी थी तो पर्टिकुलर एरियो में कॉटन को बोया जाने लगा था, उसी तरीके से जिस तरीके से बाद में इंडिगो को बोया जाने लगा। और रबर इंडेड, इसी तरीके से रबर की बात आती है, इसी तरीके से आपकी इंडिगो नील की बात आती है। सो रैपिडली रीजनल स्पेशलाइजेशन इन द प्रोडक्शन ऑफ द कमोडिटीज डेवलप। और ये देखते हैं हम कि किस तरीके से पर्टिकुलर एरिया में स्पेशल तरीके से प्रोडक्शन को की कम्युनिटी को डेवलप किया जा रहा था। यह 1820 से 1914 के बीच में वर्ल्ड ट्रेड के रूप में इस्टेब्लिश हुए थे, जहां पर हम बहुत अधिक मात्रा में लगभग 20 से 40 गुना तक वृद्धि को सोच सकते हैं और समझते हैं कि शायद इतनी वृद्धि तक हम उस ट्रेड कंपैरिजन को देखते हैं जो प्राइमरी प्रोडक्ट के रूप में हुआ था या प्राथमिक उत्पादों यानी गेहूं या कपास के रूप में या फिर प्राइमरी प्रोडक्टों के रूप में। हम जानते ही हैं एग्रीकल्चर से प्राप्त होने वाले प्रोडक्टों को प्राइमरी प्रोडक्ट कहा जाता है। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के रूप में वीट और कॉटन के रूप में हुआ था या फिर मिनरल्स के रूप में खनिज पदार्थों के रूप में हुआ था। इन सभी चीज़ों को हम देखते हैं जो कोयले या फिर आपके पेट्रोलियम पदार्थों के रूप में हुआ होगा। तो इन चीज़ों को यहीं तक रखते हैं और साथ ही अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे रोल ऑफ टेक्नोलॉजी को कि उस समय तकनीक का क्या भूमिका थी या तकनीक का क्या योगदान रहा इस तरह के प्रोडक्शन में।